if you are having any doubt in this particular problem, then you can ask. सिंपल तरीका बताया गया है कैसे करते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना सिखाया है. क्रोमियम +6 से +3 में गया, देन 3 का चेंज. पर मॉलिक्यूल कितने का चेंज? एक K2Cr2O7, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन के अंदर, पोटेशियम डाइक्रोमेट मॉलिक्यूल के अंदर 2 क्रोमियम है, तो पर मॉलिक्यूल चेंज कितने का होगा? 6 का. सिमिलरली Fe में देखें अगर, तो FeSO4 Fe2SO4 होल थ्राइस में जा रहा है. +2 से कितने का चेंज हो रहा है? +3 का चेंज हो रहा है. Fe देखेंगे तो दोनों तरफ 2 इंटू FeSO4 कर दिया. टोटल चेंज बैलेंस करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से. उसके बाद में हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से SO4 H2O इनको बैलेंस कर लेते हैं. गाइस समझ में आया? तो 22, the number is 22. Okay, let's see how many more students will join. ट्वेंटी टू. ओके, और नहीं आएंगे क्या कोई? फिर स्टार्ट करूं? बोलो भाई, स्टार्ट कर दिया जाए? कोई फ्रेंड्स तुम्हारे आ तो नहीं रहे? ओके, थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं. इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा. टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ाया है मैंने. क्या क्या पढ़ाया है गाइस, जल्दी बताओ. मैंने पढ़ाया है कि जो रेडॉक्स रिएक्शंस के टाइप हैं उनके अंदर हमारे पास जो रिएक्शंस है उसमें हमने इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स, डिसप्रपोर्शनेशन, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस पढ़ाए हैं. अब हम लोग थोड़ा सा इसमें एक्सटेंड करके पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन. टाइप ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की जो केमिकल नेचर है वो क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग इसकी कैटेगराइजेशन कर रहे हैं. थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अगेन
ये तुम्हारे लिए बनने जा रहा है। तो इसके अंदर पहला जो मैं पढ़ूंगा वो क्या पढ़ूंगा मैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ूंगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और तुम लोग भी मेरे साथ में इसको नोट करोगे। सेकेंड जो है वो कौन सी है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हीट करके ब्रेक करना। हमने हीट किया और ब्रेक होकर के जो प्रोडक्ट्स बने, ओवरऑल रिएक्शन रेडॉक्स हो रही है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन दो तरीके की होती हैं, एक बार तो रेडॉक्स होती है, एक बार नॉन रेडॉक्स होती है। तो हमें जो टाइप पढ़ना है वो कौन सा वाला है, रेडॉक्स वाला, ये वाला। नॉन रेडॉक्स भी बट होता है थर्मल डिकम्पोजिशन गाइस। थर्ड रिएक्शन आई विल टीच डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी पढ़ाऊंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फोर्थ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पहले ही पढ़ चुके हैं, कौन सी, डिस्प्लेसमेंट। कौन सी पढ़ी थी, डिस्प्रपोर्शनेशन। एंड फिफ्थ जो पढ़ी थी वो कौन सी थी, जाओ ना जेवण करू आपण। प्रपोर्शनेशन। कौन सी पढ़ी थी, ये ऑलरेडी कवर्ड है, ये ऑलरेडी। अरे पण तू आज का आज आज थांबायला पाहिजे होतं ना, आज चांगला चान्स होता। ये वाली रिएक्शंस कैसी हो गई गाइस, ऑलरेडी कवर्ड हो गई। जल्दी से नोट कर लें। हमने पहले पढ़ा था रेडॉक्स के टाइप के बेसिस पे कि रेडॉक्स इनसाइड मॉलिक्यूल हो रही है, विद इन मॉलिक्यूल हो रही है, या दो मॉलिक्यूल्स के बीच हो रही है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स पहले ही पढ़ा दिया, डिस्प्रपोर्शनेशन कॉम प्रोपोर्शनेशन पहले ही पढ़ा दिया, कॉम्बिनेशन थर्मल डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जितनी भी कॉम्बिनेशन थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर या फिर डिस्प्रपोर्शनेशन उनके अंदर ही आएंगी। इन तीनों में से ही कोई होगा, लेकिन केमिकल रिएक्शंस की कैटेगरी इनकी अलग है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कब बोलते हैं, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, देन वी विल कॉल इट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन कब बोलते हैं, जब एक कंपाउंड को हम हीट करके उसे दो या दो से ज्यादा अलग प्रोडक्ट्स में तोड़ दें, ब्रेक करके उनके नए प्रोडक्ट्स बनाए, देन इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मींस हीट प्रोवाइड करके, डिकम्पोज मींस ब्रेक कर रहा। डिस्प्लेसमेंट मींस एक हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, एक हमारे पास कोई एलिमेंट है, वो एक कंपाउंड में से किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसे तुमने पढ़ा होगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन एसिड्स में हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करता है। तो आई होप ये तुमने लिखा है। इसके अंदर सबसे पहली मैं डिस्कस कर रहा हूँ हेडिंग। द फर्स्ट हेडिंग हियर इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब दो चीजों को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इन such redox reactions, in such redox reaction, molecular species, that is molecules form होते हैं, are formed by combination of combination of combination of two or more molecules, elements, एलिमेंटल फॉर्म में भी हो सकते हैं, है ना, या मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकते हैं। देखो एग्जांपल देखो इसका, जैसे मैंने बोला कि कैल्शियम और ऑक्सीजन मिले और कैल्शियम ऑक्साइड बना, तो ये रिएक्शन कैसी है, कॉम्बिनेशन। कैल्शियम और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। गाइस क्या बन रहा है, कैल्शियम का ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ सर पे, हाँ बोलो। सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एक ही होगा या उससे ज्यादा हो सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि
जो है कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन हमारे पास है, इसका कहने का मतलब है दो चीजें कंबाइन करके हमारे पास एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है दो चीजों का मिलना, उससे प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास एक बने या उससे ज्यादा बने। मॉलिक्यूलर स्पीसीज लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो कंबाइन करके कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, देन वी विल कॉल इट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमें समझना पड़ेगा यहाँ। जैसे कैल्शियम और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमने क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है मिक्सचर भी फॉर्म होता है। जैसे हमने N2 और O2 की रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी तुमको मिल सकता है। जैसे यहाँ पे NO भी मिलता है, और इसी मिक्सचर के अंदर अगर ऑक्सीजन गैस थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट में होगी तो NO2 गैस भी मिल जाती है। या कार्बन जैसे है, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन जब हम कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 दोनों ही हमको यहाँ पे मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मिक्सचर। पहले कार्बन मोनोऑक्साइड ही लेकिन बनता है, लेकिन उसका कुछ अमाउंट CO2 में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो हमने ये पता करना है सिर्फ कि दो चीजों के कॉम्बिनेशन से एक प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ देखो, कैल्शियम पे क्या है, 0। ऑक्सीजन पे क्या है, 0। यहाँ पे कैल्शियम किस में चला गया, +2 में। ऑक्सीजन किस में चला गया, -2 में। तो कैल्शियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन। तो बोलो स्टूडेंट्स, दिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट, बोलो। इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन। यस सर। कैसी रेडॉक्स है ये, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स। इसको नोट करें जल्दी। ऐसे ही देख लो N2 और O2 में, यहाँ पे अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही एक प्रोडक्ट दिखा के तुमको समझा दे रहा हूँ, बाकी भी सही है। N2 + O2, तो यहाँ +2 और यहाँ -2। अगेन फिर देख रहे हैं तो नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका क्या हुआ, रिडक्शन। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देख रहे हो तो क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO बना रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन +2 में जा रहा है, ऑक्सीजन -2 में जा रहा है, देन अगेन ये जो है एक रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आएगा। जल्दी से नोट करें इसको। बैटरी काफी मेरी कम हो गई एक्चुअली, है ना। रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है पेन, 1 मिनट वेट करेंगे इस। जरूर। आया, डन, एनी डाउट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड प्रणव। तो समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं, क्या हो सकता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो CO और CO2 का मिक्सचर मिल गया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो प्रैक्टिकली NO का मिक्सचर मिल गया। तो यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट्स तो दो ही हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स हमें क्या मिल रहे हैं, मोर देन 1। ये सब कुछ तुम्हें लिखा नहीं मिलेगा कहीं, ये प्रैक्टिकल तुमको समझ में आना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कौन सी है, रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन कैसी वाली, थर्मल डिकम्पोजिशन। कैसी रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे हमें सिल्वर ऑक्साइड मिला, इसको मैंने क्या किया, हीट किया। तो सिल्वर जो ऑक्साइड है ये कैसा है, रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा स्टेबल है, थोड़ा सा भी अगर इसको हीट करें तो क्या हो जाता है, ये टूट के Ag और ऑक्सीजन देता है। इस तरीके से अगर मैं देखूं तो सिल्वर +1 में था, ऑक्सीजन -2 में था। सिल्वर से 0 में गया तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन।
ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्यों, इसमें जा रहा है ये -2 से 0 है। तो इसमें लिखेंगे कभी भी अगर मैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड को हीट करूं और वो टूट के क्या बनाए, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूलर स्पेसीज या एलिमेंटल फॉर्म में प्रोडक्ट्स को बनाए, तो हम उसके अंदर क्या बोलेंगे, उसको रेडॉक्स थर्मल डिकम्पोजिशन कभी बोलेंगे जब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस हो रहे हों। अगर उसमें चेंज नहीं हो रहे हैं तो फिर वो कैसी रिएक्शन नहीं होगी, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं। अब जितना भी हमारे पास ये सिल्वर ऑक्साइड है, क्योंकि ये खुद क्या होता है, क्या हो रहा है, सिल्वर ऑक्साइड खुद रिड्यूस हो रहा है, तो किसका काम करेगा ये बताओ प्रणव। सिल्वर ऑक्साइड विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जैसा काम करेगा, क्योंकि ये खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है, तो इसके साथ जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करती है। सिमिलर से जो हमारा HgO है, दैट इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको भी हीट करेंगे तो Hg प्लस हाफ O2 बनता है। अगेन जो सिल्वर जैसे हमारा जो है +1 से 0 में गया था, ऐसे ये मर्क्यूरी जो यहाँ पे +2 में है, मर्क्यूरिक फॉर्म में है, तो जो मरकरी हमारा है +2 फॉर्म से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। ऐसे ही ऑक्सीजन जो हमारा है -2 से 0 में जा रहा है। देन यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन। तो ये हमारी रिएक्शंस कौन सी हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स। नोट कर लें भाई, जल्दी जल्दी देखते चलो भाई, ये तो बहुत सिंपल चीजें है ना, इसमें टाइम हम लोग ज्यादा नहीं लगा सकते, हमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे आना है। कोई भी डाउट आ रहा है उसको तुरंत पूछते चलो। डन। गगनदीप आए हो क्लास में कि नहीं? गगनदीप, आर यू इन द क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेड के हम ऑक्साइड्स ले सकते हैं। जो PbO2 होता है ना, उसको भी हीट करते हैं तो PbO प्लस हाफ O2 में, तो वहां पे भी हमने देखा हुआ है कि जो लेड होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट से उसमें +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। चलो उसका करा ही देता हूँ मैं। PbO2 को हीट करते हैं ना, तो PbO में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में ऑक्सीजन गैस भी देता है। बताओ यहाँ पे लेड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेड हियर, आदित्य? आदित्य, यस सर। कितना ऑक्सीडेशन नंबर लेड का है? +4। +4 हाँ। फिर बता नहीं रहे हो तुमको, यहाँ पे गिन रहा कितना है? था। अच्छा, तो ये लेड क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ? रिड्यूस। हाँ, तो किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कि रिड्यूसिंग एजेंट का? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Pb+4 ज्यादा स्टेबल होता है या Pb+2? बोलो गाइस, विच वन इज मोर स्टेबल? तो Pb+2 इज मोर स्टेबल, तुम्हें याद रखना है। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट में तुम्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ाया गया है। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इजिली Pb+4 +2 में कन्वर्ट होगा। +4 से +2 में जा रहा है तो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो ये किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। गाइस इस चीजों को याद रखें। नोटेड।
नेक्स्ट देखो थर्ड वाला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। काफी आसान आसान है, सिंपल सिंपल सी रिएक्शन से समझना है इनको, बट सिर्फ मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकली थोड़ा सा तुम्हें रिएक्शंस के बारे में बताओ। रेडॉक्स कौन सी है कि नहीं ये देख के बता दोगे तुम लोग, क्योंकि सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया है। तो इसके अंदर पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है। जब मेटल मेटल को उसके एसिड से डिस्प्लेस करे, तो हमें पता है ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनके एसिड से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो हमें याद रखना है कि मोर रिएक्टिव metals displaces less reactive metals from their salt solutions। अगर हम उनके पास सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन ले आए तो मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसकी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है, वो तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वैसे में पढ़ाऊंगा, लेकिन शायद थोड़ा बहुत तुम लोगों ने 10th में पढ़ा हो। तो कुछ कुछ मैं लिख देता हूँ, जैसे लिथियम है, ऐसे है ना। तो ये वाले जो है मोर रिएक्टिव मेटल्स के अंदर आ रहे हैं, और भी हैं बहुत सारे, है ना। Mg है, एल्यूमिनियम है, देन SN आएगा, ये सारे आएंगे। तो हमें याद रखना है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होते हैं, एक बार पूरी लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे करके ये सीरीज होती है, बहुत नीचे तक जाएगी। इसको नेमोनिक्स भी बताऊंगा कैसे याद रखना है, बट उसमें एक चीज तुम्हें याद रखनी है, यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, कोई नहीं SNPP है। तो हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले हैं वो एसिड डाइल्यूट एसिड से H2 गैस रिलीज करवाते हैं। लेकिन इसके अंदर हमें याद रखना है कोई भी ऊपर वाला जो होगा मेटल, वो नीचे वाले मेटल्स के सॉल्ट से उन मेटल्स को डिपॉजिट करवा देगा और खुद ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाएगा। मतलब ये ऊपर जो है ये मोर रिएक्टिव है, और नीचे जाने पे कैसे हो रहे हैं मेटल, लेस रिएक्टिव। रिएक्टिविटी जो है इनकी वो नीचे जाने पे कैसी होती है, डिक्रीज। तो इसके एग्जांपल्स तुम्हें मैं बता देता हूँ सीधे सीधे। बाकी जो हमारे पास तो सी है गाइस, और ये जो डेटा है ना ये थोड़ा सा कैसा होता है कि याद रखने के लिए, इसके जो एक्चुअल डेटा है वो एनसीईआरटी में लिखा रहता है, वो वहां से तुम्हें नोट कराऊंगा मैं। ये जो मैंने नेमोनिक्स बनाया है ना, ये एक अच्छा तरीका है याद करने का, तो वो अभी तो तुम्हें नहीं समझा रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर अलग है इसका, उसमें समझा हूँ। अभी सर के लिए याद रखो। हाँ सर आपने 2 फिर सीए लिखे हैं, क्या? आपने 2 बार सीए लिखा है, फिर अच्छा ये तब नहीं एक याद बार। है, बासर काना, BASRCA। इसको नोट नहीं करना है तुमको, ये सिर्फ मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ऊपर वाले जो है वो नीचे वाले को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको पढ़ाऊंगा, नोट करना है तो कर भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। सुनो इसके अंदर पहला जो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वो सिल्वर नाइट्रेट की कॉपर से रिएक्शन कराऊं। तो हमें याद रखना है कॉपर जो होता है वो हमारे पास सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो लिख देंगे कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। कॉपर किससे ज्यादा रिएक्टिव है, ये नोट करना जरूरी है जो यहाँ पे लिखा रहा हूँ। और सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव है तो बताओ क्या ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है कि नहीं, यस और नो, पढ़ के बताओ ऊपर से, क्या डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बोलो। कॉपर बोलेगा मैं खुद ऑक्सीडाइज होऊंगा, और सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। ये कंप्लीट रिएक्शन हमारी बनेगी। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर सिल्वर का कितना है यहाँ पे, बोलो।
+1, क्योंकि नाइट्रेट पे NO3 माइनस है पूरा, कॉपर किस फॉर्म में 0 में, और कॉपर पे क्या है +2, सिल्वर क्या है 0। नाउ अगेन सिल्वर +1 से 0 में गया तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। कॉपर 0 से +2 में गया, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या समझ में आया तुम लोग को, जल्दी से बताओ, कोई डाउट। ये जो सीरीज है ना, लिखना सर काना मग्गा एल्यूमिनियम का मंजन करके फेंक दो, कोई नहीं, सिरनाथ प्रभाकर है, कापर एजी पटना है, ये मैं आगे याद कराऊंगा, काफी ज्यादा है ना, इंटरेस्टिंग हो जाता है इसको याद करना। अभी के लिए नहीं भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ तुमको ये समझाना चाहता हूँ, जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं। तुम्हें अभी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, 12th का टॉपिक है वो, वहां पे समझाऊंगा। यहाँ पे जो जरूरत है वो ये है कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag, ये मैंने अगर तुम्हें बता दिया तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी डेफिनेशन है उससे बता सकते हो, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस reactive metal from its salt. Copper is more reactive, it will displace silver from silver nitrate. आगे बढ़ूं, ये सर हो गया लिख। बहुत अच्छा। सिमिलरली जैसे अगर हम रिएक्शन कराएं, यहाँ देखना Zn की CuSO4 में, तो जो हमारे पास Zn होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो क्या बना लेता है ZnSO4, और कॉपर जो है वो क्या हो जाता है, डिपॉजिट। अगेन यहाँ पे देखें तो जिंक जो है वो 0 फॉर्म में है, कॉपर +2 फॉर्म में है, Zn+2 फॉर्म में है, अगेन कॉपर 0 फॉर्म में। तो Zn का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए ये कॉपर को यहाँ से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस। Zn इसको धक्का मार के बाहर निकाल रहा है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा क्या हुआ, रिडक्शन। गाइस नेक्स्ट आता है इसी में नंबर बी पॉइंट। ये तो मेटल वाला मेटल मेटल का हो गया। मेटल जो है मेटल सॉल्ट से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर रहा था, डिस्प्लेस। अब है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है, कब ऐसा होता है, जब एक मेटल एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस करे। तो लिखेंगे when non-metal is displaced by metal और मेटल डिस्प्लेस करे और मोर कोई इलेक्ट्रो जो उससे भी ज्यादा पॉजिटिव में जाने की टेंडेंसी रखता हो, जो उससे भी ज्यादा प्लस में जाने की टेंडेंसी रखता हो, वैसा कोई नॉन मेटल हो, है ना। तो उसमें क्या होगा, उसमें भी एक रेडॉक्स रिएक्शन हो। तो ऐसे अभी तक तो यहीं पे लिख लेते हैं, व्हेन नॉन मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्सी एसिड देन इट इज कॉल्ड, ऑक्सी एसिड कर लो या फिर इसका कोई नॉर्मल एसिड भी होगा तब भी चलेगा, डाइल्यूट एसिड के अंदर होती है रिएक्शन, देन इट इज कॉल्ड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज यहाँ पर भी तुमको देखने को मिलेगा। देखो पहली रिएक्शन जो मैं करा रहा हूँ वो जिंक की करा रहा हूँ HCl से, ठीक ना। हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, H किस फॉर्म में है, +1 फॉर्म में, जिंक 0 फॉर्म में। तो जिंक जो है वो काफी ऊपर मिलता है हाइड्रोजन के, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को H+ को यहाँ से क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा, ZnCl2 बनेगा और H2 गैस बनेगी।
अगेन यहाँ पे 2HCl कर लो, तो जिंक देखो +2 में चला गया, तो जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन +1 से किस में चला गया, 0 में, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। समझते जाना ध्यान से। दूसरी चीज, सोडियम पानी से रिएक्शन करता है गाइस। सोडियम जो है ना बहुत वायलेंटली पानी से रिएक्शन करता है, ये तो मैंने तुम लोग को शुरू में ही बताया था। सोडियम एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है, जैसे ही पानी में डालेंगे तो बहुत विगरस रिएक्शन होती है और वहां पे आग लग जाती है। ठीक है, क्या लग जाती है वहां पे, आग लग जाती है। क्या बनता है यहाँ पे, देखो पहले तो सोडियम का ऑक्साइड बनता है, लेकिन चूंकि वो पानी के अंदर पड़ा हुआ है तो साथ में क्या बनता है, उसके साथ में NaOH भी बन जाता है। तो हम पहले चलो Na2O लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ देखेंगे सोडियम 0 फॉर्म में है, यहाँ +1 में चला गया। अब अगर मैं Na2O की बात करूँ तो वाटर अगर इसमें एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाता है, ये NaOH में। वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली तुम NaOH भी लिख सकते हो। हाइड्रोजन 0 में चला गया, किसमें से, +1 से, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिडक्शन। सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। गाइस ध्यान से सुनो, ये भी दोनों रिएक्शंस कैसी हैं, रेडॉक्स। ये मेटल है लेकिन ये कैसा है, हाइड्रोजन नॉन मेटल। ये हाइड्रोजन यहाँ कैसा है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल को अगर मेटल डिस्प्लेसमेंट करे, डिस्प्लेस कर दे, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसी होगी, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या ऐसा भी हो सकता है, जो Cl2 है वो पोटेशियम आयोडाइड से किसको रिएक्शन करा रहा है, KCl + I2। इसमें देखो ध्यान से, एक चीज बताने वाला हूं मैं, 0 -1 -1 0, बताओ कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ, ध्यान से देख के बताओ, विच इज ऑक्सीडाइजिंग विच इज रिड्यूसिंग, विच इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज इज गोइंग टू रिड्यूस। सर आयोडीन ऑक्सीडाइज हुआ है और Cl2 रिड्यूस हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। Cl2 जो है ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। आयोडीन जो है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब इसमें एक चीज बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट है वो याद रखना। F2Cl2 Br2 और I2 में ऑक्सीडाइजिंग पावर ऐसे है, ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग है वो कौन सा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो फ्लोरीन जो है F- फॉर्म में ज्यादा रहना चाहता है। मतलब कहने का ये है, अगर मैं इनको लिखूं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो जो फ्लोरीन होगा वो अपने से नीचे वाले को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अपने से नीचे वाले को क्या करेगा, रिप्लेस। फ्लोरीन Cl2 को भी रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमीन को भी, आयोडीन को भी। Cl2 ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है, आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है ब्रोमाइड फॉर्म में जब होंगे। जैसे यहाँ Cl2 जो है ना, ये बताओ आयोडाइड जो है ना, इसको I2 के फॉर्म में चेंज कर रहा है, मतलब Cl2 आयोडीन गैस को क्या कर रहा है, रिलीज करवा है। आयोडीन को रिप्लेस किया कि नहीं, क्यों, क्योंकि Cl2 जो है वो आयोडीन के ऊपर है। आयोडीन से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कौन है, Cl2। तो Cl2 ने आयोडीन को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, और खुद क्या हुआ, रिड्यूस। बताओ Cl2 और आयोडीन में विच इज मोर ऑक्सीडाइजिंग, Cl2 और आयोडीन में विच इज मोर ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ देखो लिखा है, किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, Cl2 की। क्लोरीन की ज्यादा है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्लोरीन की ज्यादा है आयोडीन और Cl में। तो क्लोरीन क्या करेगा, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके I2 में भेज देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल और नॉट, No reaction. वेरी गुड। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। क्यों, बिकॉज जो फ्लोरीन है
उसकी जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है, मतलब वो खुद रिड्यूस फॉर्म में रहना चाहता है। तो F माइनस फॉर्म में वो पहले से है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो तो फ्लोरीन से कम है। क्लोरीन फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, खुद रिड्यूस नहीं हो सकता। यहाँ पे फ्लोराइड जो फ्लोरीन बोलेगा बोलेगा मैं ही F माइनस के फॉर्म में रहूंगा, मैं सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज हूँ। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा कम समझ में आता है तो एक दूसरे तरीके से लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हैलाइड्स। हैलाइड्स का मतलब क्या होता है? X माइनस। सबसे ज्यादा जो रिड्यूसिंग होगा वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? आयोडाइड। फिर कौन सा हो जाएगा? Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस। ये जो है खुद ऑक्सीडाइज होना कौन चाहता है? आयोडाइड। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज। समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और ज्यादा क्लियर होगा, यहाँ पे भी तुम्हें अच्छा खासा क्लियर होना जाना चाहिए। मैंने जब बता दिया है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो नीचे जाने पे क्या होती है? डिक्रीज करती है। Yes. ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडाइज कर सकता है वो कौन कर सकता है? फ्लोरीन। खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर खुद रिड्यूस फॉर्म में है तो इसमें से कोई भी हेलोजन इसको क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता बोलो? ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ये F माइनस के फॉर्म में ही रहेगा। काफी आसान पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ोगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू एक्चुअली। बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे तुम लोग की बाउंड्रीज को पुश करके यहाँ पे तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद कभी कोई क्वेश्चन आ जाए अगर असाइनमेंट में, तो उसको फिर छोड़ो नहीं, कम से कम कर लो। अगेन मैं समझाऊंगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर F2 की ज्यादा है, लेकिन रिड्यूसिंग पावर I माइनस की सबसे ज्यादा है, F माइनस की सबसे कम है। मतलब F माइनस Cl2 को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। F माइनस है तो ऐसी रिएक्शन है, ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। बताओ, रिएक्शन पॉसिबल और नॉट? ब्रोमीन ऊपर आता है ना, क्या ब्रोमीन आयोडाइड को I2 में चेंज कर पाएगा? ऊपर वाला जो होता है वो नीचे वाले को चेंज कर देता है, नीचे वाले को एलिमेंटल फॉर्म में भेज देता है, नीचे वाले को गैस के फॉर्म में निकाल देता है, नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या Br2 आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है? प्राची यस बताओ। सर। कर देगा ना? अम्मार तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। देखो, F2 Cl2 Br2 I2, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी? फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो अगर Br2 यहाँ पे लिखा है तो ये आयोडाइड को बोलेगा भाई तुमको मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, खुद Br माइनस में रहूंगा। मैं माइनस में रहना चाहता हूँ, मैं दूसरों को ऑक्सीडाइज करता हूँ जो मुझसे नीचे हैं, और मुझसे नीचे बचे हो सिर्फ तुम, तो तुमको तो मैं करूंगा डिस्प्लेस, और मैं खुद क्या होऊंगा? ऑक्सीडाइज नहीं, रिड्यूस। क्यों? क्योंकि मेरा जो है यहाँ पे रिडक्शन होगा, तभी तो मैं तुमको ऑक्सीडाइज कर पाऊंगा। मेरी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, मतलब मैं दूसरों को ऑक्सीडाइज करता हूँ जो मुझसे नीचे हैं, और खुद रिड्यूस होता हूँ। I माइनस बोलेगा चलो मैं भी तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता हूँ सबसे ज्यादा, मैं दूसरों को क्या करता हूँ? रिड्यूस, और खुद ऑक्सीडाइज होता हूँ। तो दोनों तरफ से जो है रिएक्शन को समझना है तुम्हें। ये रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है। आया समझ में? Yes, sir. बहुत अच्छे है, वेरी गुड। इसको नोट करें, जल्दी से नोट करें, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया मैंने तुम्हें। ये एक्चुअली में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाना है, जिसको थोड़ा कम समझ में आया है नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन एक चीज सबको समझ में आनी चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए वो बताता हूँ आपको। कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इतना तो ढूंढ पाओ। इतना जो नहीं ढूंढ पा रहा है मतलब उसने पढ़ाई नहीं करी है। इसने ये रेड ग्रीन वाला नहीं समझ पाया, मतलब उसको अभी पढ़ने की जरूरत है। जो ग्रीन से मैं लिख रहा हूँ, कम से कम इतना समझ में आना चाहिए आज के चैप्टर में। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है? कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? Yes, sir. हाँ, देन नो प्रॉब्लम, बाकी सब हम लोग देख लेंगे आज।
तो हम क्या कह रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो नॉन मेटल है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल को, नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है ना। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे ही तो घट रही है, फ्लोरीन ज्यादा है, फिर Cl, फिर Br, फिर I। तो एक कॉमन सेंस के हिसाब से याद करना है तो ऐसे कह सकते हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को डिस्प्लेस कर रहा है। नहीं तो सिर्फ ऐसे ही याद रखो कि F2Cl2Br2I2 में जो ऊपर होता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है, खुद रिड्यूस होता है, जैसे Br2 ने खुद को रिड्यूस किया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन, कम प्रोपोर्शनेशन पहले से पढ़ा के रखा है, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम होनी चाहिए तुमको। बैलेंसिंग के अंदर भी काम कराया हुआ है। ठीक है, अब मैं तुम लोग को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी? टॉपिक का नाम क्या है? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। क्या नाम है टॉपिक का? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली दिस इज। तो भाई ध्यान से सुने, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग चले गए हैं फ्लैशबैक में। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मोल्स क्या होते हैं, तो देखते हैं कौन कौन बताएगा। मोल्स क्या होते हैं? फॉर्मूला मोल्स का, गिवन मास अपॉन, मोलर मास। वेरी गुड, ये फ्लैशबैक में गए हैं। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यस, क्या बात है, सब याद है तुम लोग। ये दो फॉर्मूले फ्लैशबैक से याद करा दिए मैंने तुम लोग को, में याद है? ओके, वेरी गुड। नाउ हमने मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखा। कैसे? एटॉमिक वेट्स का समेशन कर देते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट निकल जाता है। बट अभी जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। क्या पढ़ना है? नई चीज पढ़नी है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो हम तुमको बताने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अभी इसके बारे में डिटेल्स धीरे धीरे अनकवर होंगी। पहले हम लोग कैलकुलेशन पार्ट को करेंगे। इक्विवेलेंट वेट होता है गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, सॉरी इक्विवेलेंट वेट लिखा है ना। अगेन इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। क्या होगा? ये थोड़ा सा मैंने पढ़ाया है एक्चुअली, जब मैं तुम लोग को KVPY की क्लास करा रहा था उसमें पढ़ाया था। कितने लोग ने वो क्लास अटेंड करी है? नॉर्मेलिटी, यस प्रथम, वेरी वेरी गुड। स्ट्रॉन्शियम था प्रणव, वो देख लिया था, कोई बात नहीं प्रणव। इसके इसमें अभी तक यहीं पे हो तुम लोग? अरे वो तो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, Fe, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, H, ऐसा ही है सब। ये सब पढ़ने को मिलेगा आगे, है ना। इसके नेमोनिक्स बताऊंगा। लिख बासर का ना, मग्गा एल्यूमिनियम का, मंजन करके फेंक दो, कोई नहीं, श्रीनाथ प्रभाकर है। कापर HTAg, पटना आए, आएगी बारात कल फिर। सबसे नीचे कौन आता है? फ्लोरीन। जो सबसे नीचे है वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सब कहानी समझ में आ जाएगी। अच्छा, सॉरी सॉरी प्रताप, तूने पहले ही पूछा था, मैं अभी बता रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, वो सब हो जाएगा भाई, तो डरने की बात नहीं है, सब कराने वाला हूँ। सुनो, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर हमने पढ़ा ना इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर जो है वो अलग अलग चीजों के लिए क्या क्या होता है? डिफरेंट होता है।
व्हाट इज एन फैक्टर, बहुत बड़ा सवाल होता है। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट तो पता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे रोने लगते हैं कि सर हमें एन फैक्टर नहीं पता है, तो हम फिर इक्विवेलेंट वेट को कैसे पता करें। तो अभी तो ये बहुत ज्यादा दुविधा में बच्चे दोनों हैं। तो अब इनके लिए एन फैक्टर बताना पड़ेगा मुझे। एन फैक्टर क्या होता है, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। सबके लिए अलग अलग होती है। नंबर 1, फॉर एलिमेंट्स, फॉर एलिमेंट्स, फॉर एलिमेंट्स एन फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट is the n factor of the element। एलिमेंट्स के लिए n फैक्टर क्या हुआ, बोलो गाइस। हाँ, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ध्यान से समझते जाना, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ बस देखते जाओ। बताओ सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, बोलो। 1। एक ही तो, जो सोडियम है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। ये आउटर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 1। उसी को डोनेट करके क्या करता है, ये आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म करता है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा सोडियम का, वैलेंसी 1, तो एन फैक्टर भी कितना हुआ, 1। इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला बताया है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सोडियम का, 23। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कितना आया, 23। Yes, sir. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सिमिलरली एग्जांपल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा बताओ, मॉलिक्यूलर 8। वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना है ऑक्सीजन का, 16। एन फैक्टर कितना है, 2, क्योंकि वैलेंसी कितनी है ऑक्सीजन की, वैलेंसी कितनी है ऑक्सीजन की बताओ, 2। ये हम लोग जो वैलेंसी यहाँ पे लेंगे वो कौन सी होगी, जनरल वैलेंसी, मोस्ट कॉमन जो इसकी वैलेंसी है वो लेते हैं ना। वेरिएबल वैलेंसीज भी शो करते हैं ना लोग। मैं हमें कौन सी लेनी है इस एलिमेंटल फॉर्म वाले केस के अंदर, मोस्ट नॉर्मल वैलेंसी, तो 8 आएगा। ओके गाइस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट को जो है ई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, सिर्फ ई से। जैसे मॉलिक्यूलर वेट को MW से लिखते हैं ना, इक्विवेलेंट वेट को EW से जल्दी नहीं लिखते, सिर्फ ई से लिखते हैं। सिर्फ किससे लिखते हैं, ई से। एल्यूमिनियम का कितना आएगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, बोलो गाइस। हाँ क्या बात है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3। आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी है इसकी, 3। मोस्ट जनरल लेनी है, उसको क्या मानना है, मेटल है तो मेटल मानना है, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल मानना है। मेटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ये देखेंगे, नॉन मेटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ये देखना है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। एक्चुअल में वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे बदल जाती है, लेकिन मोस्ट जनरल जो है वो उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट। चलो भाई तुम लोग बता तो दे रहे हो, बना बन बहुत अच्छे से बता रहे हो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन कितना आएगा, प्राची बताओ, क्या बताना चाहोगी, यस और नो, बता दो। अच्छा, कितनी वैलेंसी है क्लोरीन की, 1। कितने लोगों ने ये देखा, कितने लोगों को ये समझ में आया, अगेन
मैं तुम्हारे सामने लिख के छोड़ रहा हूँ, आराम से देखो, आराम से नोट करो, जल्दबाजी की कोई बात नहीं। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा अब, तुम्हारा पीछा अब नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हारे साथ रहेगा। डन सर। Yes, sir. माय माइक इज गेटिंग डिस्कनेक्टेड व्हेन आई एम ट्राइंग टू अनम्यूट, नो प्रॉब्लम। अब कुणाल बताओ भाई, तो तुम्हें कहाँ पे नहीं समझ में आया? विच वन कुणाल, जल्दी बताओ भाई, फिर इसको डिस्कस करें ना हम। वैलेंसी पार्ट और एन फैक्टर पार्ट, विच वन? कौन सा पार्ट भाई बताओ? वैलेंसी, ओके वेरी गुड। देखो, जिसको वैलेंसी नहीं पहले से आती उनको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ व्हाट इज वैलेंसी। जिन लोगों को वैलेंसी पहले से आती है उनको दिक्कत नहीं होगी, जो लोग बेचारे नए हैं या उनको वैलेंसी नहीं आती उनको थोड़ा बता देता हूँ वैलेंसी का मतलब क्या है। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, लेकिन यहाँ पे हम लोग जनरल वैलेंसी ले रहे हैं। वैलेंसी इज वेरिएबल एक्चुअली, इन जनरल वैलेंसी इज वेरिएबल। जैसे हमारे पास अल्कली मेटल्स जो होते हैं ना, अल्कली मेटल्स जो होते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इन सब की वैलेंसीज जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 1। क्यों है? क्योंकि 2,8,1 है, तो ये क्या करते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, टेन टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी अल्कली मेटल्स की? 1। बताओ कुणाल, ये समझ में आया क्या तुम्हें? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उसके बेसिस पे बता रहे हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कितनी होगी फिर कुणाल? तुम मेरे साथ डिस्कस कर लो ना तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कितनी होगी? बोलो, वैलेंसी कितनी होगी? तो क्यों? बिकॉज इनके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो मैग्नीशियम का मैंने देखा 2,8,2, तो 2 हो जाएगी, यस। इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। बिकॉज ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, वैलेंसी 2 है। सिमिलरली ऑक्सीजन की देखो, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2, 2s2, 2p4 ऐसे वाला भी पड़ा होगा तब भी चलेगा। 2p6 आ जाएगा तो क्या होगा? नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो ये क्या करता है, टेंड टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, कंप्लीट ऑक्टेट। तो अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसकी जो वैलेंसी है कितनी आएगी यहाँ पे? 2। क्यों? बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन मिलते ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। जिनको नहीं पता है सिर्फ उनके लिए है, जिनको पता है वो थोड़ा सा पैसेंस दिखाएं, थोड़ी देर में हम लोग वापस ट्रैक पे आने वाले हैं। बाकी तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा अगर नहीं आता है तुम्हें। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना होता है? 2,8,3। अगर तुम्हें ये वाला कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा दिक्कत हो रहा है देन यू कैन सी दिस वन। देन अगेन यहाँ पे देख रहे हो कि 2p6 है और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको क्या करेगा, ये मेटल है, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल, डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। Al+3 बनाते ही क्या आएगा? 2,8। तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 3 आ गई।
दिस इज द कॉमन वैलेंसी, दिस इज द जनरल वैलेंसी। समझ में आया? तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, इट्स कॉल्ड इट्स वैलेंसी। कितने बॉन्ड्स बनाता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एनी एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। जैसे यहाँ सल्फर की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 2। यहाँ सल्फर की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 2, क्योंकि ये 2 आयनिक बॉन्ड्स बना रहा है। यहाँ पे सल्फर की वैलेंसी कितनी है? 2। बट सल्फर की वैलेंसी जो है गिवन कंडीशंस में बदल सकती है। क्या यहाँ सल्फर की वैलेंसी कितनी है, कोई बताएगा मुझे? हाउ मेनी बॉन्ड्स सल्फर इज फॉर्मिंग हियर? 6 बॉन्ड्स। तो यहाँ सल्फर की वैलेंसी कितनी है? 6। तो ये हमें एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं मैं तुम्हें, ये एक्स्ट्रा चीज है। यहाँ पे हमें यहाँ पे जनरल वैलेंसी देखनी है एलिमेंटल फॉर्म में, है ना। इन सब चीजों के लिए अलग से पढ़ना है एन फैक्टर। अभी बताओ कुणाल, तुम्हें समझ में आया जनरल फॉर्म क्या है? मोस्ट कॉमन जो तुम्हें दिखे, मोस्ट ऑब्वियस जो दिखे, वो क्या है? ऑक्टेट कंप्लीशन। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल वैलेंसी और मोस्ट कॉमन वैलेंसी। अब बताओ, कर लोगे फॉर्मूला लगा के? क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है बच्चों? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होती है बच्चों? वैलेंसी। सोडियम का कितना होता है? 1। देख अगेन मैं तुमको दिखा रहा हूँ कैसे किया है। मॉलिक्यूलर वेट 16 एंड 2, एल्यूमिनियम का 27 एंड 3। हाँ, ये किसका? क्लोरीन का। देखो भाई, अंडरस्टूड? वेरी वेरी गुड एक्चुअली, अगर समझ गए। चलो भाई आगे बढ़ो। आई होप तुम सबको समझ में आया है, ठीक है। आई होप तुम सब लोगों को ये चीज समझ में आई है। ठीक है, ये एलिमेंट्स के लिए हमने बताया कैसे हम लोग निकालते हैं, एन फैक्टर वाला तरीका। अच्छा, इनकी ओल्ड डेफिनेशन भी है। ओल्ड डेफिनेशन ऑफ, इसको ओल्ड भी बोलते हैं, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट बहुत आसान चीज है, बस पेशेंस के साथ सुनते जाना है। क्लासिकल डेफिनेशन एन फैक्टर वाली नहीं है। एन फैक्टर वाला आज का तरीका है, मॉडर्न एक बनाया हुआ तरीका है। लेकिन जो पुरानी डेफिनेशन है उसके अंदर कैसे बताया जाता था इक्विवेलेंट वेट को निकालना, वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, डेफिनेशन लिख रहा हूँ, पढ़ना इसको। इक्विवेलेंट वेट, equivalent weight of a substance is the weight of substance, is the weight of substance, actual weight जो ग्राम्स में होता है। वेट इन ग्राम्स भी कर लो, वेट ग्राम्स में, is the weight of substance which reacts with और रिएक्ट भी कर सकता है, डिस्प्लेस भी कर सकता है, और विच displaces 1 gram of hydrogen, 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine। ये ओल्ड डेफिनेशन है। अब तुम बोलोगे सर ये लिखा तो दी, इसको समझाइए आप, वो भी मैं करूंगा। ओल्ड डेफिनेशन पहले देखो क्या है, कितनी अच्छी लग रही है सुनने में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द वेट ऑफ सब्सटेंस which reacts with or which displaces 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine।
उसको हम क्या बोलेंगे, जो हमारा गिवन सब्सटेंस है या गिवन एलिमेंट है उसका इक्विवेलेंट वेट। चलो इसके एग्जांपल पे आ जाते हैं। ध्यान समझना एकदम, बिल्कुल जो है कंसंट्रेशन यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि जो ओल्ड होती चीजें, क्लासिकल चीजें, उनको समझने में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट आता है। जैसे मैंने बोला कि एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाता है। तो तुम बोलोगे ये सर रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, तो इसमें मास एनालिसिस तो लगा ही सकते कि मास कितना कितने से रिएक्ट कर रहा है गाइस। ये तो हम नहीं बता पाएंगे ना अभी यहाँ पे, इसके लिए रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। रिएक्शन को बैलेंस किया तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 3/2H2 करना पड़ेगा। तो बोलो कितने लोग बोल रहे हैं रिएक्शन बैलेंस है, हैंड रेज करें अपना अपना। हाउ मेनी ऑफ यू थिंकिंग द रिएक्शन इज बैलेंस? एवरीवन, सबको लग रहा होगा। अरे भाई बोलो यार, इतना पढ़ाया है, बोलो मिताली बैलेंस है कि नहीं? यस प्रणव, देखो वेरी गुड, बोलना बोला बैलेंस है। ईशान भी बोल रहा है बैलेंस, बैलेंस है। सर कर्सर हटाओ ना सर, कुछ लिखा है क्या वहाँ पे सर? क्या सर नहीं, वो कर्सर आपने रखा है ना, जरा नीचे लेंगे। क्या क्या लिखा है, मैं फिर से बोलो, नहीं सुनाई दे रहा है मुझे। सर आपका कर्सर है ना, वो नीचे लेना, नीचे नहीं मतलब। हाँ समझ गया, हाँ बैलेंस, हाँ सर। बैलेंस है। हाँ अब तुमने कमेंट किया होगा, मेरे पास आया नहीं, लेकिन देखो ये बैलेंस है। एल्यूमिनियम इधर एक है, इधर एक है, हाइड्रोजन इधर 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे ना तो 3/2 × 2 कितना आएगा? 3, इधर भी 3, इधर भी 3। दिस इज बैलेंस। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या पूरी रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड, दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड रिएक्शन। या हम ऐसे लिख दें, देन दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड, दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड। दोनों ही रिएक्शन कैसी है? बैलेंस, कोई गलत बात नहीं है इसमें। अब देखें, अगर नीचे वाली रिएक्शन लेते हो तो देखो ऊपर वाली रिएक्शन जो है वो भी सही थी, नीचे वाली से सॉल्व करें तो कितने ग्राम हुआ? एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है? 27। कितने से रिएक्ट कर रहा है? 6 ग्राम से। कितने से रिएक्ट कर रहा है? 6 ग्राम से। 6 ग्राम से हाइड्रोजन से एल्यूमिनियम कितना रिएक्ट कर रहा है? 2 × 27 ग्राम। तो 1 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगा? बोलो, इतना ही तो करेगा। कितना आया है? 9 ग्राम। तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से क्या हुआ? 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है? 9 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा? बोलो। 9 ग्राम। 9। कितना आएगा? 9। 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, या सिर्फ 9 लिख दो विदाउट यूनिट? ओके, 9। 1 ग्राम से जितना रिएक्ट करता है वो इक्विवेलेंट वेट होता है। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। कितना आया एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट? 9। तो बताओ क्या एन फैक्टर वाले मेथड से भी यही आंसर आया था कि नहीं आया था? आया था ना? सेम ही तो चीज है फिर, बस उसको थोड़ा सा हमने ओल्ड डेफिनेशन से बताया है। पहले यही डेफिनेशन आई थी, एन फैक्टर बाद में आया था, लेकिन चूंकि हमारा काम क्या है, एन फैक्टर वाली तरीके को यूज करना, इसलिए मैंने एन फैक्टर पहले पढ़ा दिया। क्लासिकल वाला तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि वो भी एग्जिस्ट करता है, कई जगहों पे उससे क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। नाउ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन देखें, क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या ये बैलेंस है? नहीं। कितने ग्राम है मैग्नीशियम? 24 ग्राम। मैग्नीशियम का मोलर मास या एटॉमिक मास 24 होता है, याद रखो। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? हाफ O2 है, तो मतलब एक O का मतलब 16 ग्राम। तो ये 16 ग्राम से 24 रिएक्ट कर रहा है, तो 8 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगा? बोलो। 12। 12 ग्राम। और हमने डेफिनेशन पढ़ाई थी, 8 ग्राम ऑक्सीजन से जितना रिएक्ट करता है वही उस सब्सटेंस का क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। तो EMG कितना आया? यस और नो? अगर एन No। फैक्टर मेथड से निकालना है तो देखो कितना आएगा, सेम आएगा कि नहीं?
सेम आएगा ना। मैग्नीशियम के लिए निकाल रहा हूँ, मैग्नीशियम के लिए अपॉन एन फैक्टर ऑफ मैग्नीशियम, तो 24 एन फैक्टर कितना होगा, 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का वैलेंसी 2 होती है, 12 आया। क्या दोनों चीजों में रिलेशन पता चल रहा है? आंसर तो सेम ही आ रहा है दोनों में, क्योंकि जब ये रिएक्ट करते हैं तो अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करते हैं, अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में +2 और -2 चार्ज के बीच में यहाँ पे रिएक्शन हुई है, यहाँ पे +2 चार्ज, यहाँ पे -2 चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी तो सीख लिया तुमने। नेक्स्ट चलें आगे। देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कोई बताएगा? विच प्रोडक्ट विल फॉर्म? एनीवन, एनी बच्चा जो बताना चाहते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा? बोरॉन ट्राइक्लोराइड बनता है, BCl3। क्या बनता है? BCl3। तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 3/2। तो 3/2 बोरॉन जो है ये 10 वाला ले रहा हूँ, 5B 10.8 होता है, और चलो 11 वाला ले लेते हैं, 5B 11 सबसे नजदीक के लिए ले लेते हैं, 5B 11 ले लिया। 5B 11 मोलर मास, एटॉमिक मास 11। देखना ध्यान से, कितना क्लोरीन है ये 11 ग्राम के लिए? 3/2 35.5 इंटू 2, तो 11 ग्राम बोरॉन reacts with 3 into 35.5 ग्राम क्लोरीन, यस और नो? तो अगर मेरे पास 35.5 ग्राम क्लोरीन हो तो वो कितने बोरॉन से रिएक्ट करेगी? बोलो, 1/3 हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बोरॉन कितना आया? 11/3। कितने लोगों को यूनिटरी मेथड में कोई दिक्कत नहीं होती है? कोई दिक्कत तो नहीं होती भाई? नहीं सर। फिर तो समझ गए हो। अच्छा, अगर तुम्हें बोला जाता कि डायरेक्टली तुम्हें बताना है एन फैक्टर मेथड से, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बोरॉन का 11 है और बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। क्यों? बोरॉन क्या है? एल्यूमिनियम फैमिली का है, बेटा अली ऐसे करके पढ़ाया था। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो 2,3 2,8,3 है ना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके थ्रू कंबाइन होते हैं, मैक्सिमम 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं ये। अगर इनको एज ए मेटल मानो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो वैलेंसी 3 है, तो आंसर कितना आएगा? 11/3। तो ये सारा कुछ मैंने तुमको तुम्हारी आंखों के सामने रख दिया है। नाउ यू हैव टू रियलाइज ओनली। आगे बढ़ूं? यस सर। बहुत अच्छे, क्या बात है, काफी अच्छे से समझ रहे हो तुम लोग। हाँ, दूसरा लेके आता हूं। इसमें हमने एलिमेंट्स का निकाल लिया, क्या बात है, क्या अच्छी बात। एलिमेंट्स का हमने निकाल लिया, हमने दूसरे नंबर पे लाना है। दूसरे नंबर पे हमें क्या लाए बताओ? एसिड्स का ले आऊं? एसिड लाऊं, फिर बेस, फिर सॉल्ट। ओके, कैलकुलेटिंग दी इक्विवेलेंट वेट एंड एन फैक्टर, सिर्फ ई भी लिख सकते हो फॉर एसिड्स। देखो एसिड्स का एन फैक्टर क्या होगा? एन फैक्टर ऑफ एसिड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H+ आयन। यहाँ पे रिप्लेस्ड स्लैश रिप्लेसेबल दोनों लिख लो, मैं समझाऊंगा कब क्या होगा। रिप्लेसेबल H+ आयंस, या ऐसे लिख लो नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन।
एसिडिक का मतलब क्या होता है? H+। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला HCl, तो HCl का एन फैक्टर कितना होगा बताओ? कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है इसमें? 1। H2SO4 का कितना होगा? 2। यस, 2 भी होगा। जनरली अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो 2, बट इसका एन फैक्टर 2 भी हो सकता है, एन फैक्टर इसका 1 भी हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटीज है। अब तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे, तो मैं तुमको समझाता हूँ। H2SO4 ऐसे होता है, कितने रिप्लेसेबल हैं? हाउ मेनी रिप्लेसेबल आर देयर हाइड्रोजन्स? 2। तो कभी कभी क्या होगा, कंप्लीट रिएक्शन होगी तो दोनों रिप्लेस होंगे, कभी कभी सिर्फ एक रिप्लेस होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो किस पे डिपेंड करता है एन फैक्टर? एन फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन। किस पे डिपेंड कर रहा है एन फैक्टर? एन फैक्टर एक्चुअल केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, ऑन दी रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है उसके हिसाब से आएगा। जिसको ये नोट करना होगा अभी दिखाऊंगा, है ना, जो लिखा है मैंने। बच्चों इसमें बताओ मुझे तुम, HCl का एन फैक्टर कितना आएगा? कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए HCl के? एक था, पूरा रिप्लेस हो गया, NaCl बन गया 1। देखते जाना, देखो ध्यान से सुनना। अगर मैंने H2SO4 लिया 1 मोल, NaOH भी लिया 1 मोल, तो NaOH यहां से सिर्फ एक ही H+ ले पाएगा और NaHSO4 बनेगा, साथ में बनेगा पानी। यहाँ 2 H+ थे ना, 2 H+ के लिए 2 OH- चाहिए, बट हमने तो एक ही OH- लिया है, एक ही H+ रिप्लेस होगा। यहाँ पे बताओ एन फैक्टर कितना है H2SO4 का? कितना H2SO4 है? 1। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब 2 NaOH ले लिए, तो क्या दोनों H+ रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तो 2 वाटर बनेगा। अब एन फैक्टर कितना है H2SO4 का? यहाँ पे कितने रिप्लेस किए? 2। एक बार एक रिप्लेस किया, नीचे वाले रिएक्शन में दोनों रिप्लेस किए। तो हमेशा याद रखना H+ और OH- ही मिलकर के क्या बनाते हैं? पानी। एक्चुअल में यही होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। H+ किससे आता है? एसिड से आता है। OH- किससे आता है? बेस से आता है। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को ही बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मेन रिएक्शन ये है। बाकी जो SO4- है वो सारे के सारे हम लोग माइनस वाला केटायन के साथ और पॉजिटिव वाला एनायन के साथ ऐसे ऐड करते हैं। आई होप तुम्हें बात समझ में आई होगी कि H2SO4 का एन फैक्टर हमेशा 2 नहीं होगा, हमेशा 2 नहीं होगा। धीरे धीरे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, काफी ज्यादा स्कोप है इस चैप्टर में, तुम बस समझते जाओ। प्रणव, तुम्हें समझ में आया? प्रणव, गुड। बोलो भाई दिग्विजय, कोई डाउट? अभी कुणाल तुम्हें समझ में आ रहा है? कुणाल पुकाले भाई। यस कुणाल, एनी डाउट्स कुणाल? सत्यव्रता, इस चैप्टर में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? एक बच्चा नया आया था वो उस दिन, सोहम, वो किधर है यहाँ पे? वेर इज सोहम? प्रथम समझ में आ रहा है, वेरी गुड। सोहम कहाँ पे है? नहीं आया क्या वो? ऐसा क्यों है? क्यों बच्चे कम आते हैं भाई? क्या हो गया बच्चों को? सोहम तो नया लड़का है, अभी भी वो नहीं आया। आगे बढ़ूं? हाँ सर, पूरा सर। हाँ, हाँ सर, हाँ सर। H3PO4 में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं? 3।
3। तो इसकी बेसिसिटी भी क्या होगी, यही होगी, बेसिसिटी भी क्या होगी इसकी 3। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम कितने वो OH माइनसेस को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ एन एसिड टू न्यूट्रलाइज बेस दैट इज OH माइनस आयन। तो मैक्सिमम 3 को कर सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका हमेशा 3 हो। तो क्या क्या हो सकते हैं बताओ, एन फैक्टर इसके पॉसिबिलिटीज, 3 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटीज है कि नहीं। किस पे डिपेंड करेगा ये, किस पे डिपेंड करेगा बताओ ईशान। रिएक्शन। यस, रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो देखना। O से जुड़ा हुआ H कैसा होता है, एसिडिक, हमेशा याद रखना। और भी एसिडिक H होते हैं, नॉन मेटल से डायरेक्टली जुड़े हुए S जो है, जो H है, काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे Cl से जुड़ा, F से जुड़ा, वो एसिडिक होते हैं, है ना। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H हमेशा तुमको एसिडिक मानना है यहाँ पे। तो देखेंगे ऑक्सी एसिड्स के अंदर कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, हाउ मेनी, 3। कितने हैं, 3। लेकिन हो सकता है कि किसी रिएक्शन में तीनों डिस्प्लेस हुए हों, किसी रिएक्शन में सिर्फ एक हुआ हो, किसी रिएक्शन में दो। मैं अब 3 रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ एग्जाम्पल। ऐसे सवाल तुमने पढ़े नहीं होंगे आज के पहले कभी, इसलिए तुम्हारे लिए नई चीज है। ये सिर्फ 11th-12th में होता है, 10th में नहीं होता है ये, ठीक है। ध्यान से पढ़ना बिल्कुल, मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो। जो मैं बोल रहा हूँ वो तो तुम्हें डायरेक्ट IIT में पूछा जाएगा जब एग्जाम दोगे। सब कुछ पढ़ोगे धीरे धीरे करके, देख लेना, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, लेकिन इंटरेस्टिंग तुम्हें लगना चाहिए, इसके लिए इंटरेस्ट जगाओ, है ना, अपने अंदर इंटरेस्ट जगाओ। यहाँ 2 पानी है, कोई बता ही नहीं रहा है कि यहाँ सर 2 पानी कर दीजिए। इसमें क्या H3PO4 का एन फैक्टर सबका ही सेम है क्या, क्या H3PO4 का एन फैक्टर हर जगह सेम है क्या, बोलो। नहीं। वेरी गुड। किसमें कितना है बताओ, किसमें कितना है, इसका नाम पता है क्या, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, और इसको क्या बोलते हैं, मोनो सोडियम फॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको, मोनोसोडियम फॉस्फेट और सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। नीचे वाले क्या बोलते हैं, डाई सोडियम फॉस्फेट और डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। सबसे नीचे वाले को बोलते हैं सोडियम फॉस्फेट। यहाँ पे कितने H रिप्लेस हुए बताओ, कितने रिप्लेस हुए, कितने बचे, 2 बचे, 1 रिप्लेस हुआ, एंड फैक्टर कितना हुआ, 1। 1 H रिप्लेस्ड, कितना H रिप्लेस हुआ, 1 H प्लस रिप्लेस्ड, एंड फैक्टर 1। यहाँ पे कितने रिप्लेस हुए, 1 बचा ना, 2 रिप्लेस हुए। समझ में आ रहा है तुम लोग को भाई। यस सर। सर ऊपर वाले का बताओ एक बार, समझा नहीं सर। इस वाले का हाँ सर। देखो ऐसे देखना है, यहाँ पे कितने हैं, 3। इधर कितने बचे, हाँ 1 बचा है। 2 बचे भाई, दो बचे ना, 2 लिखे। तो रिप्लेस कितने हुए, कितने हट गए, कितने पानी में गए, 1 गया ना। यस सर। मतलब ऐसे किया है, देखो देखो मैं तुमको, देखो तुमको मैं कहानी दिखा देता हूँ इसकी क्या है, ध्यान से देखना, ध्यान से। यस। ऐसे ही तो है NaOH के साथ रिएक्शन, H3PO4 प्लस NaOH है। ये यस। इसको चुरा ले जाएगा, इसको क्या करेगा, ये खींच लेगा, और इसकी जगह पे क्या आएगा, ध्यान से देखना गाइस। तुमने पूछा ही है तो मैं तुमको अच्छे से समझा देता हूँ। क्या ऐसा बनेगा, प्लस वाटर,
कितने बचे हैं इसके पास प्रथम ईशान? Yes, sir. One. तो फिर ये एक ही रिप्लेस हुआ ना, बचे वाले से मतलब नहीं है, रिप्लेस्ड कितने हुए उससे मतलब है। हाउ मेनी रिप्लेस्ड, कितने हटाए सोडियम ने? एक ही हटाया ना, Yes, sir. इसका एन फैक्टर होगा 1। मैंने लिखा है ना, नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H प्लस। रिप्लेसेबल कब यूज होगा? जब रिएक्शन दी नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं दी है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो हमें एन फैक्टर मैक्सिमम वाला एज्यूम कर लेना है। हमें क्या एज्यूम कर लेना है? मैक्सिमम रिप्लेसेबल कितनी है, जो उसकी बेसिसिटी है उसी को एन फैक्टर मान लेना है। अगर रिएक्शन नहीं दी है तो हम मानेंगे कि चूंकि H2SO4 मैक्सिमम 2 दे सकता है तो उसका एन फैक्टर 2 मान लेंगे। बट अगर रिएक्शन दी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे सवाल दिए हैं, तो सब जगह अलग अलग है। इसमें बताओ कितना होगा बच्चों, थर्ड वाली में एन फैक्टर कितना होगा? कितने H रिप्लेस हुए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के? इस एसिड का नाम क्या होता है? H3PO4 का याद रखना, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड। देखो जो अभी पढ़ा रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शुरू में पढ़ाया था क्लास वो 5% भी इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली अभी के लिए मैं कहूँ तो। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में, इससे सवाल सॉल्व हो जाते हैं IIT के, ठीक है। Yes, sir. हाँ, जो पहले पढ़ाया था वो थ्योरेटिकल है, वो तो बहुत बार आएगा, अभी पूरी केमिस्ट्री बाकी है ना उसकी वाली, इनऑर्गेनिक की बहुत सारी, उसमें पढ़ाएंगे उसको। ये तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमारा एन फैक्टर बदल सकता है। अब भाई मैं क्वेश्चन देता हूँ, IIT में आया हुआ, नीट में आया हुआ, सब जगह आया हुआ। फाइंड द एन फैक्टर ऑफ H3PO3, कितना होगा? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? सर 2, यस, और क्या मतलब 1 पॉसिबिलिटी? और 2। यस। अब तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 क्यों नहीं हुआ? कौन बताएगा 3 क्यों नहीं हुआ? सर एक तो बोलो बोलो, आवाज तुम्हारी आ रही है। सर देखो एक O जो है वो P से डबल बॉन्ड रहेगा ना, तो वो सही बात है, एक H जो है वो P से जुड़ा है, वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये एक लॉजिक है। आंसर तुमने सही दिया है। देखो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये जो फॉस्फोरिक एसिड्स हैं, जो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, इनके लिए याद रखना, नोट पहले भी बता चुका हूं मैं एक बार केमिकल बॉन्डिंग में, ऑलवेज एक पी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? हमेशा एक पी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। Yes. तो बताओ पी डबल बॉन्ड अगर एक बना दिया तो कितने ऑक्सीजन बचे अब तुम्हारे पास? 2. तो कितने OH बना सकते हो मैक्सिमम? 2। 2. एक H किससे डायरेक्ट जोड़ोगे? ये वाला H जो है एसिडिक नहीं है, दिस H इज नॉट एसिडिक, एक्चुअली ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। कैसा हाइड्रोजन है ये? बोलो। जो नॉन मेटल से डायरेक्ट जुड़ा हो, फॉस्फोरस से, है ना, या कोई जो हैवी नॉन मेटल हो जिसका साइज बड़ा हो, जैसे फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, तो ये बॉन्ड कैसा हो जाता है? वीक, इसको तोड़ना आसान है, तो ये आसानी से H देगा। और मैंने तुमको बहुत बताया है, अगर किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो उसका रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड करने से रिडक्शन होता है, डेफिनेशन पढ़ाई थी ना। Yes, sir. यस, तो हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग होता है, हाइड्रोजन के अंदर क्या होती है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। इसलिए ये वाला H रिड्यूसिंग है और ये वाले दोनों H कैसे हैं? एसिडिक। तो H3PO3 में नंबर ऑफ एसिडिक H कितने हैं? 2, और रिड्यूसिंग H कितने हैं? 1। तो हमें रिड्यूसिंग तो अभी ज्यादा मतलब नहीं है, इसको P ब्लॉक में कवर करूंगा मैं। किसमें कवर करूंगा बोलो? P E ब्लॉक में। ब्लॉक। अभी हमें काम है इसका 2 एसिडिक हाइड्रोजन का। O से जुड़े हुए H कितने हैं भैया? 2। तो एन फैक्टर कितना हो पाएगा? 2 और 1। तो क्वेश्चन पूछा जाता है IIT में, which salt is not possible? which salt is
नॉट पॉसिबल। तो बच्चे तो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है पता नहीं। समझ रहे हो कि नहीं बात को? Yes. Na3PO3। अब बताओ विच सॉल्ट इज नॉट पॉसिबल, देख के बताओ आराम से, क्वेश्चन लिख दिया। और भी कठिन बन सकते हैं लेकिन धीरे धीरे चलेंगे आगे, धीरे धीरे बढ़ते हैं हम लोग सीढ़ियों पे। लॉजिक के साथ बताना पड़ेगा भाई। बच्चे जो इतनी जल्दी भाग क्यों रहे हो, अभी तो 9 बजा है, 2-3 मिनट तो आगे पीछे हो सकता है ना। यस नवीन और नॉट? बोलो प्रथम, क्या आंसर आएगा? सर Na3PO3। वेरी गुड, फोर्थ वन। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, काफी अच्छे अच्छे आंसर सारे वैसे तो। प्रथम ने भी दिया है, प्रणव ने भी दिया है। आदित्य तुम बताओ तुम्हें क्या आंसर लग रहा है, बोलो। इसके लिए पता क्या करना होता है, लॉजिक बताता हूँ, सिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इस सवाल को। ध्यान से देखना गाइस। हम बोलेंगे भैया ये कौन से एसिड से आ रहा है, H3PO3 से। तो H3PO3 में 2 हाइड्रोजन तक तो रिप्लेसेबल पॉसिबल है, मतलब NaH2PO3 बन सकता है, Na2HPO3 भी बन सकता है, लेकिन Na3PO3 नहीं बन सकता है। यस और नो? यस सर। क्योंकि Yes, sir. उसके अंदर 2 सिर्फ हाइड्रोजन है एसिडिक वाले, तो ये तो गलत हो गया हमारा सवाल, ये तो बनेगा नहीं। Na3PO4 बन सकता है। PO4 किसमें होता है? H3PO में। ये तुम्हें याद करना है, PO4 जो है वो H3PO4 से आता है, ये हमेशा याद रखना है। तो हमारा HPO4 माइनस एनायन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, अभी दोनों तरीके हैं, सोडियम हटा दिया, एनायन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। H प्लस निकाल रहा हूँ, H प्लस हटाओगे ना, 1 माइनस चार्ज, 2H प्लस, यहाँ पे H2 है गाइस, ये H2PO4, फिर हमने 2 अगर हटाए तो HPO4 पे 2 माइनस, और अगर हमने 3 हटाए तो PO4 पे 3 माइनस। इसमें तीनों पॉसिबिलिटी है, मतलब NaH2PO4 भी बन जाएगा, Na2HPO4 भी बन जाएगा, Na3PO4 भी बन जाएगा। Na2HPO4 is also possible, Na3PO4 is also possible, NaH2PO3 is also possible, which is not possible? The answer is fourth। करेक्ट आंसर जो होगा वो सवाल का क्या होगा? फोर्थ, इट इज नॉट पॉसिबल। कर लोगे ऐसे सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? और प्रैक्टिस कराऊंगा वैसे तो, बट मैंने तुम्हें वो दिया, आइडिया दिया कि सवाल जेई में कैसे आते हैं, है ना, डायरेक्टली ये मैंने बोला तुम्हें, ऐसे सवाल आते हैं जेई में। चलो भाई, अब मैं तुमको जो बोल रहा हूँ उस पर काम करना है। पहले बताओ असाइनमेंट जो भेजा है 1 और 2 कितने लोगों ने सॉल्व कर लिए, कंप्लीट हुआ है कि नहीं अभी रिएक्शन बैलेंसिंग वाला? यस और नो? फिर एन फैक्टर वाला थोड़ा एक क्लास और पढ़ाऊंगा, फिर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। असाइनमेंट 1 और 2 प्लीज सबमिट करें जिनका नहीं हुआ है, ओके। तो किसी को नोट्स अगर चाहिए, लेना है, नोट करना है, कुछ भी बचा है तो बताओ मुझे। आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एन फैक्टर वाला जो मैंने पार्ट पढ़ाया है वो आना चाहिए, ये तो मैंने रैप अप करने के लिए पढ़ाया था। दैट्स वेरी इजी एक्चुअली, इसमें कुछ है नहीं ऊपर का पार्ट में, दैट्स ए थ्योरेटिकल पार्ट। काम जो शुरू, ये थोड़ा सा टफ वाला चीज पढ़ाया था, दैट्स ऑल्सो गुड। अगर थोड़ा नहीं भी समझ में आया कुछ बच्चों को, दैट विल बी इजी। फ्लैशबैक से इंपॉर्टेंट है, जिस समय मूवी में फ्लैशबैक आया है ना, वहां से इंपॉर्टेंट ज्यादा है, उसके बाद की कहानी इंपॉर्टेंट है। यस कुणाल, तुमको भी ऐड करता हूँ, अभी थोड़ा सा रहता है, ठीक है प्रथम, उसको भी कर लो। गुड गुड, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। चलो बाय एवरीवन, Bye, sir. Thank you, sir. बाय, गुड बाय, बाय बाय।